नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं चर्चा द ट्रुथ। चर्चा द ट्रुथ वेनेजुएला की अमेरिकी कार्रवाई, इसे लेकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं चिंताएं जताई जा रही हैं और अमेरिका के इरादों को समझने की कोशिशें हो रही है। और इसी कोशिश के क्रम में आइए पहले हम स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा द ट्रुथ के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फॉर्मर एम्बेसडर हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के डॉक्टर केतन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ केतन सर आपका चर्चा द ट्रुथ में। 2026 की शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी कार्रवाई कर दी जिसकी पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं, चर्चा है और आशंकाएं भी गहरा गई हैं कि अब ट्रंप के निशाने पर कौन कौन से देश हो सकते हैं। लेकिन मैं समझना चाहती हूं कि वेनेजुएला पर की गई अमेरिका की कार्रवाई के दुनिया के लोकतांत्रिक देश जो सॉवरेनिटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, यूएन चार्टर की बात करते हैं, उन्हें कैसे देखना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को या फिर जो स्ट्रैटेजी है उसे कैसे समझा जाना चाहिए? जी, ये तो बहुत क्लियर अब ट्रंप ने कल बोल दिया है फॉक्स इंटरव्यू में कि आई डोंट फॉलो इंटरनेशनल लॉ। और उनको एक क्वेश्चन पूछा हु कैन स्टॉप यू, ई के माई सेल्फ और माई माइंड। तब ये क्लियर है कि ट्रंप के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ या फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सभी कंफ्यूज है। जी, उन्होंने ये भी कहा कि आई एम सेव बाय गॉड। सो वो ये मानते हैं कि उनको ये यहाँ पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि उनका उद्धार करने आए हैं। इनकी जो दिक्कत है, ये दिक्कत लास्ट ईयर उन्होंने शुरू ट्रम्प की तब से ही शुरू हो गई है। उन्होंने सबसे पहले तो 6 जनवरी के सभी इंसरेक्शन पहले दिन ही पार्डन कर दिया। फिर उन्होंने डॉस शुरू किया, वो फ्लॉप गया एलन मस्क के साथ। यूएसए बंद कर दी और सबसे बड़ी दिक्कत हुई वन ब्यूटीफुल बिग बिल। तब शुरू में सेनेट के सभी मेंबर और कांग्रेस के सभी मेंबर कंप्लीटली उनके कंट्रोल में थे, वो जो कहते थे वो करते थे। जी, पर अब धीरे धीरे ऐसा है कि 1 साल बाद रिपब्लिकन पार्टी में हड़बड़ाहट हो गई है। जो उनके कोर रिपब्लिकन है वो भी घबरा गए हैं। तो पहली बार ट्रंप को ये लग रहा है कि उनका पार्टी पे कंट्रोल छूट गया। और साथ में मार्गरेट टेलर ग्रीन ने और मासी ने जो उन्होंने रिजाइन अनाउंस किया, तो उसके बाद मागा बेस में भी एक बहुत बड़ी इनफाइट चल रही है। तो मागा बेस भी अब ट्रंप की जो बातें हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये पूरी जो परिस्थिति है, ट्रंप ने 1 साल में 225 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, 56 मेमोरेंडम और 114 प्रोक्लेमेशन से वो रूल कर रहे हैं। वो बहुत रेयरली होता है कि जब सेनेट और उसमें नहीं होता है। और लास्ट एब्स्टेन बबल फाइल, तो उनका टाइटल एटलांटिको ने दिया था कि एब्स्टेन फाइल बबल रैप प्रेसिडेंट। जी, तो ये सब चीजों के बाद जो नवंबर में इलेक्शन हुआ, तो तीनों जगह न्यू जर्सी, वर्जीनिया एंड न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई। बाकी जो छोटे मोटे इलेक्शन सभी में आ रहे हैं, एक खाली छोटा बाय इलेक्शन छोड़ के। तो ममदानी जीत गए, वो उनकी सबके लिए शौक था, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो जो जूइश लॉबी है उनके लिए, सो ओवरऑल अंत तक ईयर के ट्रंप का कहते हैं कि जो बेस था पूरा हिल गया था, फाउंडेशन पूरा हड़बड़ा गया था। अब ट्रंप एक ऐसी व्यक्ति है कि अब उनको पता है कि नवंबर के बाद ही विल बी अ लेम डक प्रेसिडेंट, क्योंकि बाई इलेक्शन जो मिड टर्म होगा उसमें सुनामी होगी, वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। 2 इंपॉर्टेंट नेहा जी अभी डेवलपमेंट हुए, डिस्चार्ज पिटीशन। एक तो एब्स्टेन फाइल रिलीज करने का हुआ, दूसरा जो हुआ एक्सटेंडेड अफोर्डेबल केयर जो ओबामा केयर कहते हैं, वो 230 196 वोट से कांग्रेस में पास हुआ है। सेनेट ने वॉर पावर रेजोल्यूशन 5 रिपब्लिक मीन्स 52-47 से वो भी पास हो गया है। प्रेसिडेंट हैज वीटो। पर दोनों जो बहुत बड़ी चीजें, ओबामा केयर और ये वेनेजुएला वॉर, दोनों में रिपब्लिक पार्टी के 5 सेनेटर ने वोट किया। तो अब लग रहा है कि वो जो सोच रहे थे ऐसी हालत अभी है नहीं, पर इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया में एक अर्थक्वेक जैसा हो गया है। क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सॉवरेनिटी और पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर था, तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसमें लुई 14 तक आई एम द स्टेट। तो ट्रंप की हालत अभी ऐसी है। 2 चीजें कह सकते हैं ट्रंप के लिए, सभी साइकियाट्रिस्ट सब मेजोरिटी कह रहे हैं कि ही इज अ मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट एंड सैडिस्ट। तो इनको कोई चीज, ही डजंट रिमेम्बर द पास्ट
एंड ही डजंट केयर फॉर द फ्यूचर। तो ये एक चीज उनकी फॉरेन पॉलिसी में है, उनकी डे टू डे उसमें है। तो ये चीज की वजह से उन्होंने खाली वेनेजुएला नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, और सबसे सरप्राइजिंग कनाडा को 51 स्टेट के पर ग्रीनलैंड। जी। तो ये सब चीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि एक डॉक्यूमेंट दिसंबर में आया है, उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीच में कहा था, और ये आपके प्रोग्राम भी मैंने कहा था, उन्होंने एक याल्टा समिट जैसी बात की थी। अब याल्टा समिट ऐसी थी कि जिसमें अमेरिका, रशिया और यूरोप ने मिलके सब डिवीजन किया, अलग अलग कंट्री बांट दिए। वही याल्टा समिट का उनकी जो दिसंबर में आया, उन्होंने स्फीयर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब वो कहते हैं अवर बैकयार्ड। जो मनरो डॉक्ट्राइन है वो अलग चीज है, वो लोग उसके साथ कंपेयर करते हैं। वो जो 18वीं से आया था उसमें कोलोनियलिज्म को रोकने के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मनरो डॉक्ट्राइन आया था। ठीक है। अब डॉनरो डॉक्ट्राइन है, डॉन मीन्स, मैं डॉन कार्लियन की बात नहीं कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के डॉनरो का डॉक्ट्राइन है। उसमें ये कहते हैं कि दिस इज अवर हेमिस्फीयर, एशिया पैसिफिक इज चाइना हेमिस्फीयर। तो ये इसमें दिक्कत ये होती है कि रशिया इज वेरी वीक। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंडिया के लिए क्या दिक्कत। तो रशिया इज नाउ वेरी वीक, दे कैन नॉट हेल्प सीरिया, दे कैन नॉट हेल्प वेनेजुएला, दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प इवन ईरान। तो ये रशिया इज नाउ, वन कैन से, नॉट अ सुपर पावर। देयर आर टू, चाइना एंड रशिया। तो चाइना को अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पुतिन ने डेंगल किया डेनमार्क एंड वेनेजुएला, ट्रंप उस स्टेप में फंस गए हैं, क्योंकि चाइना के लिए अब ताइवान में उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। सो एक जो पूरी दुनिया में यूएस का जो भी है, उन्होंने अभी तक 18 बार रेजिम चेंज किया है, कहीं पे भी कोई अच्छा नहीं हुआ है। तो वेनेजुएला में कोई अच्छा होने की हम उम्मीद नहीं रख सकते। पर एक फोर्स था कि जिसकी वजह से चाइना रुका हुआ था एशिया पैसिफिक में। तो बाकी कंट्री, ताइवान और बाकी जो कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। क्योंकि जो ट्रंप ने किया, अब यूएन में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, तो चाइना मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है। चाइना ये एडवाइस डेनमार्क को कर रहा है कि वी हैव नेवर अटैक एनीवन। अमेरिका इज 180 कंट्रीज, दे हैव 180 बेस, वी हैव ओनली 2-3 बेस। तो डेनमार्क शुड लिसन टू चाइना। तो परिस्थिति ये आ रही है कि चाइना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में उनको एक बहुत अच्छा ओपनिंग मिल जाएगा। और एक वजह ये भी थी कि लैटिन अमेरिका में चाइना वॉज वेरी नाउ स्ट्रांग। They have started port in Peru, $3 billion। 80% वेनेजुएला का ऑयल चाइना खरीदता था। ब्राजील के साथ में उनके बहुत अच्छे टाई है। तो ये परिस्थिति में ट्रंप ने गैम्बल किया है कि वेनेजुएला में उनके प्रेसिडेंट को 3 जनवरी को उनकी और उनकी वाइफ को दोनों को उठा लिया। अब इसमें एक चीज हो सकती है कि शायद उनके वेनेजुएला के भी आर्मी वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं। 32 क्यूबन सोल्जर हैज डाइड। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि एक सरप्राइज जैसा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में देयर मस्ट बी सम इनसाइडर जो, तो उनको ले आए हैं। और उनको लाने में उसमें जो चार्जेस लगाया है कि नार्को ट्रैफिकिंग। अब नार्को ट्रैफिकिंग वेनेजुएला तो फेनेटिक और कुछ हो नहीं रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ऑयल। पर आपको ताज्जुब होगा कि दिसंबर 1 को उन्होंने एफबीआई प्रिजन से पार्डन किया है ऑर्लैंडो हर्नांडीज को, जिनको 400 टन कोकेन के लिए 45 साल की कैद हुई थी। तो जो नार्को ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है उनके फैसले के। कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उनकी जो पूरी बातचीत है, वो कोई किसी चीज से उसका क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनता, और पाँव हम नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि 4 बिलियन वर्थ वेनेजुएलन ऑयल इज ऑलरेडी एन रूट। Washington will decide के which US company will operate in the country। इसमें एक चीज ये हो रही है कि वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व ऑयल का वेनेजुएला के पास 300 मिलियन बैरल। उसके बाद साउथ अफ्रीका 267 बिलियन है, ईरान $208 बिलियन है, और यूएस 55.2 है। तो दिक्कत ये आएगी कि वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब हो गया है। 2 बार वेनेजुएला ने, एक तो 1976 में उन्होंने पूरा कॉन्फिस्केट किया था, पर उस टाइम कंपेंसेशन दिया था सेवरॉन और एक्सॉन और सबको। पर दूसरी बार जब चावेज ने लिया था, तब काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी और अभी तक वो उसका कोई रिजोल्यूशन हुआ नहीं है। ठीक है। तो इस स्थिति में जब उन्होंने बुलाया है सभी ऑयल कंपनी को कल, तो इसमें दिक्कत ये है कि
वेनेजुएलन ऑयल इज एक्स्ट्रा हैवी क्रूड, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में काफी लगता है, और हाई विस्कोस डेंसिटी है, तो उसको तो ये रिफाइन क्या कभी ये क्या एक तरीके से इन तेल कंपनियों से इन्वेस्टमेंट की डिमांड के लिए ये मीटिंग जो है हाँ, इस हाँ। मकसद से बुलाई गई थी? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं इससे पहले कि इस बैठक के क्या आउटपुट रहे, कितना पॉजिटिव आउटपुट रहा। तेल कंपनियां क्या वो भी ट्रम्प के धमकियों के आगे सरेंडर करती नजर आ रही हैं? वो वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट को रेडी हैं? इसको समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा द ट्रुथ के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला जुड़े हुए हैं और उनके जरिए हम वेनेजुएला की स्थिति और अमेरिका की स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करें, दुनिया में इसके प्रभाव को समझने की कोशिश करें। और अभी तेल का खेल जो डोनाल्ड ट्रंप खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई वो अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा, उनके मांगा अभियान को फायदा पहुंचाएगा, और इससे भारत का भी नाम जुड़ रहा है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले जिन तेल कंपनियों ने इस बैठक में शिरकत की, डॉक्टर केतन शुक्ला, क्या जिस इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं जब से वेनेजुएला के खिलाफ ये एक्शन लिया यूएस में ट्रंप प्रशासन ने, उसके बाद से ये अटकलें लग रही हैं, और ज़्यादातर जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है उससे तेल एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध करा पाना। ये एक लंबा जो है एक समय लेगा और भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी लेगा। ये जो बैठक जिसका आपने जिक्र किया ब्रेक पर जाने से पहले, कितनी सफल और ट्रंप के मकसद को कितना इसके जरिए जो है फायदा पहुंचता दिख रहा है? इसमें ये है कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें इंपॉर्टेंट है एक्सन मोबिल, सेवरॉन एंड कॉन्कोफिलिप्स। सेवरॉन 20% अभी भी वहाँ है, और बाइडेन और ट्रंप ने उनको अलाउ किया था कि वेनेजुएला में दे कैन ऑपरेट। दिक्कत ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। $100 बिलियन टैक्स पेयर के पैसे से यदि ट्रंप देते हैं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने $42 बिलियन अर्जेंटीना को दिए हैं, और फार्मर्स जो $34 बिलियन गंवाया है उनको खाली $14 बिलियन दिए हैं। सो फार्मिंग सेक्टर में बहुत बड़ी बैंकरप्सी हुई है, 1/3 फार्मर्स आर इन ट्रबल। तो इस परिस्थिति में सेवरॉन के सीईओ ने एक इंटरव्यू दिया है कि 2 बार हम हाथ जला चुके हैं, तीसरी बार जलाने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये जो ऑयल है एक्सट्रैक्ट करने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। सो इमीडिएट बेनिफिट इसमें होने वाला है नहीं। बाइडेन ने ऑलरेडी अपने जो 23 में प्राइस कम करने के 180 मिलियन बैरल अपने रिजर्व से यूज किए थे, तो 20 से 30 सेंट प्राइस कम हुई थी। और चौथा एक फैक्टर आएगा सेल कंपनीज। अमेरिका इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल बिकॉज ऑफ सेल कंपनी। अब सेल कंपनी $60 से नीचे जाए तो प्रॉफिट नहीं कर सकती, सो देयर प्रोडक्शन विल स्टॉप इन अमेरिका। और ये जो ऑयल है खाली जो टेक्सास जो गल्फ एरिया में है वही इसको रिफाइन कर सकती है। दुनिया में बहुत कम कंपनी इसको रिफाइन कर सकती है। दिस इज नॉट स्वीट ऑयल, दिस इज नॉट ऑयल। रशिया है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इतना अच्छा ऑयल नहीं है जैसे मैंने पहले। तो ये परिस्थिति में इमीडिएटली कोई बेनिफिट मिलने के चांस बहुत कम है। दूसरी चीज ये है कि वहां जो रेजिम चेंज वो ऐसा लग नहीं रहा है, तो ये परिस्थिति में वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको सोल्जर भेजने पड़ेंगे। वो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इसको, क्योंकि उनका जो एजेंडा था नो वॉर, अब उन्होंने ऑलरेडी 8 कंट्री पे बॉम्बार्डमेंट कर दिया है। ग्रीनलैंड लेने की बात करें तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है वहां भी उनको दिक्कत हो रही है जी। और मागा देश जो है वो इसीलिए फ्यूरियस है कि मार्गरेट टेलर ने एक निक फुएंटास है, वो सभी ये कह रहे हैं कि हमने नो वॉर कहा था, ये सब के लिए हम तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में इमीडिएट बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि ये ऑयल इमीडिएटली निकाल पाएंगे, और $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने को ऑयल कंपनी तैयार नहीं है। तो ये मीटिंग जब है उसको आप लाइव वीडियो देखोगे तो बीच में मार्को रूबियो ने उनको एक चिट लिख के दिया कि आप सेवरॉन के बारे में बोलिए, फिर वो खड़े हो गए और देखने लगे कि आई वांट टू सी माय उनका जो बॉलरूम बना है, फिर वापस आ गए। तो ऐसा कंफ्यूजन और ऐसा डिस्ट्रैक्शन था कि मुझे लगता है कि मीटिंग में जो पॉजिटिव आना चाहिए उससे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आई है। तो इमीडिएटली कुछ होना मुश्किल लग रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि चाइना एंड रशिया अभी कुछ कर सके ऐसी परिस्थिति में है नहीं। यूक्रेन में उनको एक उम्मीद थी कि ट्रंप उनको दे देंगे, पर लास्ट 10 दिन में कुपियांस्क और पोस्को बनने दोनों
उन्होंने वापस ले लिया है यूक्रेन ने, और चेसिवियार पर। तो ये सब चीजों में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन में रसिया का जो एम था वो फ्लॉप हो गया है। तो रशिया अभी यूक्रेन में कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो उनको उनकी इमेज अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में बहुत अच्छी हो गई है। यूरोपियन यूनियन भी अब ट्रंप के भरोसे पे, ट्रंप को जरा भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है। उन्होंने फर्स्ट टर्म में भी किया था कि नाटो के साथ उनका संबंध बहुत खराब था। बाइडेन ने 4 साल में काफी अच्छे किए थे, पर अभी हम कह सकते हैं कि इतने खराब कभी, इसको ये कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म। सो सॉवरेनिटी इज नो मोर कंसिडर एज अ राइट और एनी कंट्री। आप एक सॉवरेन कंट्री को, प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हो जी जी, तो देन बाकी छोटे मोटे कंट्री के लिए बहुत मुसीबत और मुश्किल मामला है। तो इस परिस्थिति में लोग चाइना से ज्यादा आज के दिन में अमेरिका से डर रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन में भी दिखाई दे रहा है। और ये ग्रीनलैंड का पर्टिकुलरली इश्यू ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है जी। तो अब ये लग रहा है कि मिड टर्म के पहले ट्रम्प जो स्टेप्स लेंगे वो कोई सोच भी नहीं सकता है, पर उसमें लॉन्ग टर्म में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेडिएवल टाइम नहीं है कि किसी किंग को उठा लिया। पहले के जमाने में मेडिएवल टाइम में भी आर्थर द ग्रेट और कहीं किंग को उठाते, बाद में उनको छोड़ देते थे। पर यहाँ पे ऐसी परिस्थिति हो रही है कि ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि वो कोई भी कंट्री को अपने कब्जे में ले सकते हैं। पर मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तक 12 बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने रेजिम क्या सभी फेल हुए हैं। और उनका जो डेट है $8 ट्रिलियन तो उनका अफगानिस्तान इराक वॉर में हुआ है। और एक यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज है कि बुश ने जो किया था उसमें उन्होंने इंटरनेशनल अलायंस किया था, यूएन में भी पास करवाया था। इस बार नाइदर कांग्रेस नॉर सेनेट नॉर एनी अदर कंट्री हैज अप्रूव्ड दिस थिंग, और यूएन ने भी अप्रूव नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो रहा है कि एक कंट्री अपने आप ही डिसीजन लेके किसी भी जगह इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने डस्टबिन में डाल के ये किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आगे जाके अमेरिका के लिए। बिल्कुल, जैसा आपने खुद ही कहा कि रिजीम चेंज ये भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे एंट्रिम गवर्नमेंट बन गई है। डेल्सी रॉड्रिग्स जो हैं, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, अब वो एंट्रिम प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो ना ही रिजीम चेंज, ना ही वेनेजुएला के तेल का जो है तुरंत फ़ायदा अमेरिका को पहुँचता हुआ दिख रहा है। और जो बहाने बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, या फिर यूएस के ख़िलाफ़ जो है किसी तरीके जो लामबंदी है ये कर रहे हैं, या फिर यूएस का जो पड़ोस है वो सुरक्षित नहीं है और इसीलिए जो है ये कार्रवाई हो सकती है। तो तमाम जो बहानेबाजी या फिर कारण बताए जा रहे हैं, अगर ये इमीडिएट कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या वही वजह है कि डोमेस्टिक फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये कार्रवाई हुई? और मोर ओवर डोनाल्ड ट्रंप लुक्स, ही डजंट लुक सीरियस। जब वो ऑयल कंपनीज के साथ मीटिंग करते हैं और फिर वो बीच में उठकर चले जाते हैं, वो अपना बॉलरूम देखने चले जाते हैं, तो इससे जो है क्या अमेरिकी जो जनता है, खास करके जो अभी हाल ही में मिनियापोलिस में जिस तरीके से आइस की कार्रवाई को लेकर गुस्से पर हजारों की संख्या में उतर आई, और सिर्फ मिनेसोटा ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई प्रांतों में इस घटना का जो है विरोध हो रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से जो राष्ट्रपति की कुर्सी है वो मेरे पास रहे? जी, कुर्सी उनके पास रहेगी, पर उनका जो प्रयत्न है वो एक अपनी लीगेसी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि आई एम ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। ओबामा, बाइडेन, बुश तो है, पर वो कहता है ग्रेटर देन इवन लिंकन, अब्राहम लिंकन। तो पहली चीज ये कि डेल्यूजनल है, तो वो अपनी एक लीगेसी बनाना चाहते हैं। उनको ये पता है कि इज अ लेम डक प्रेसिडेंट। आपने जैसे कहा कि मिनियापोलिस में जो हुआ, तो एक पॉलिटिकल साइंस में एक 3.5 रूल है कि 3.5% पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री रिवॉल्ट एंड कम ऑन द रोड, देन दैट regime is gone or they are very serious trouble। तो ये ईरान में भी हो 3.5 ये कहते हैं, जैसे 30% हम हमेशा कहते हैं कि पॉपुलेशन सपोर्ट करता है, तो हिटलर को भी 33% था, ट्रम्प को भी है, और कई कंट्री है कि जहाँ 33% वोट होता है, तो देन पर्सन कैन रन द कंट्री लाइक डिक्टेटर। तो ये चीज है। तो ये पहली चीज ये है। दूसरी चीज एब्सटेन फाइल, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। और एब्सटेन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए वो कोई ना कोई मिसस्टेप लेने वाले थे। तो सबसे इजी स्टेप था वेनेजुएला। ही वाज द स्केपगोट, बलि का बकरा बन गए।
कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ कहा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पर तो वो बात उन्होंने करने ट्रम्प को। की मिमिक्री की थी, उनकी नकल उतारी थी नहीं, वो उससे लोग कहते हैं कि उसका डांस ट्रम्प से अच्छा था। जो वहाँ के यूट्यूबर है बड़े बड़े, मिडास जी टच, और वो कहते जी हैं कि ही स्टेप्स वर बेटर। तो ट्रम्प को अच्छा नहीं लगा कि मेरे से अच्छा ये कैसे डांस कर लेते हैं। पर जो उनको यूगो चावेस थे, वो भी अमेरिका से, वो भी डांस करते थे। तो लैटिन अमेरिका की फितरत में है कि वो दे आर हैप्पी गो लकी पीपल। बट जो उनकी नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, वो मुझे नहीं लगता है कि डांस करने वाली वेरी सीरियस लेडी है। और वो मुझे लगती है कि इन लोगों को वो नचाएगी। कैसी कैसी पॉलिटिशियन है क्या? क्योंकि इससे पहले तो जैसे लग रहा था कि ट्रम्प रेडी थे, जो नोबेल पीस लॉरेट हैं मचाडो, उन वो अपोजिशन लीडर हैं, बल्कि 2024 में हुए इलेक्शंस में उन्होंने क्लेम किया था कि उनकी पार्टी ने जो बहुमत से जीत हासिल की है। पोल्स रिगिंग की भी बात हुई थी, लेकिन रिजीम चेंज नहीं हुआ, ना ही मचाडो को जो है सत्ता सौंपने की कोई किसी तरह की कवायद दिखी है। अब डेल्सी रोड्रिग्स, पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मदुरो की सबॉर्डिनेट, और अब वो एंटरिम प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, तो फिर क्या, जिसके बारे में आपने कहा कि इतना आसान नहीं होगा, उनके बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूं कि आपके जरिए मैं अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाऊं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चर्चा बहुत ही दिलचस्प हो रही है, समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे कि वेनेजुएला में इस वक्त जो सरकार है और इस वक्त जो एंटरिम प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिग्स, क्या वो वेनेजुएला के लोग और अमेरिका के साथ जो सहयोग की बात है कर चुकी हैं, लेकिन उनके असल मायने क्या हैं, असल इरादा क्या नजर आता है, और इसे लैटिन अमेरिकी पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से चीन और रूस के कॉन्टेक्स्ट से कैसे देखा जाना चाहिए, ईरान के कॉन्टेक्स्ट से कैसे देखा जाना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे चर्चा के साथ। फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला जुड़े हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जियो पॉलिटिक्स 2026 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्रवाई के बाद किस तरीके से नजर आने लगी है। वेनेजुएला की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से सरकार अभी चल रही है, इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में डेल्सी रोड्रिग्स ने शपथ ग्रहण कर ली है, मीटिंग्स हो रही हैं, कैबिनेट की बैठक हुई है, अमेरिका के साथ सहयोग की भी बात करती हैं, लेकिन साथ ही कहती हैं कि वो पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वतन वापस लेकर आएंगी। डॉक्टर केतन शुक्ला, समझना चाहेंगे कि डेल्सी रोड्रिग्स आखिर कहना क्या चाहती हैं। कभी वो कहती हैं कि अमेरिका के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, कभी जो वेनेजुएला के होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी खबरें सामने आती हैं। तो ये जो वेनेजुएला में इस वक्त जो रिजीम है माइनस निकोलस मादुरो, ये अमेरिका की परेशानियां और बढ़ाने जा रही हैं। ये कह सकते हैं कि मदुरो के सीना, मदुरो नहीं है पर बाकी रेजिम तो वही है। अब इसमें सबसे खराब हालत हुई है मारिया कोरिना मसेदो की। उनको जब नोबेल प्राइज मिला तो बड़ा लोगों को सरप्राइज लगा था कोई एक्टिविटी होगी, पर उन्होंने नेक्स्ट डे स्टेटमेंट दिया कि आई दिस ऑनर इज बिकॉज ऑफ ट्रम्प। तो उस टाइम उन्होंने बोल दिया, पर ट्रम्प ने ये कह दिया कि सी इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय द कंट्रीज पीपल। तो उनकी तो अब मेरे ख्याल से परिस्थिति काफी खराब हो गई है। जब ट्रम्प ने ऐसा बोल दिया तो अब इनकी, वो कहते हैं कि इमेज को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। पर डेल्सी जो है वो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, और उन्होंने ये कहा कि अवर पीपल एंड अवर रीजन डिजर्व पीस डायलॉग नॉट वॉर। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि मदुरो को जो ले गए हैं वो क्रिमिनल एक्ट है, मदुरो को वापस भेजना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है। तो ये जो है, तो उनके लिए उनकी बारे में जानना जरूरी है कि वो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट है। 1976 में उनके फादर कस्टडी में मारे गए थे। एंड 2006 में उनके जो ब्रदर थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे। तो 2006 में वो जब चावेज के साथ गए थे तब उनको वहां प्लेन से रशिया से वापस भेज दिया था कि यू गो ऑन योर ओन। दिस इज वेरी आउटस्पोकन विद अ क्लियर माइंड एंड काफी स्मार्ट है, बुकिशली स्मार्ट, चार्मिंग बट कट थ्रोट ऑपरेटर कह सकते हैं उनको। तो उन्होंने जब ट्रम्प जीते तो उनकी जो एक कंपनी है सिटको, उनको उन्होंने कहा कि ट्रम्प के इनॉग्रेशन के लिए $500,000 डोनेट करिए। उन्होंने ट्रम्प के एक्स कैंपेन मैनेजर को सिटको के लॉबीज के लिए हायर कर दिया। तो इनकी जो है कि अमेरिका में वेनेजुएला का जो फेस है वो रोड्रिगस है, और उनको एक बॉलीगार्ड कह सकते हैं, बोलीवियर जो साइमन बोलीवियर पे है,
2018 में वो वाइस प्रेसिडेंट बनी, और जब मदुरो बने तो उन्होंने तो उसको वेनेजुएला की डेन जियाओपिंग कहते हैं कि सी विल डू रिफॉर्म, सी कैन डू। तो ये उसकी उनकी इमेज है, और इसकी वजह से लग रहा है कि वो शायद टिक जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आई एम रेडी टू वर्क विद अमेरिका। पर जी यूएस को वहां जाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां आर्मी का काफी रोल है, और उनको जो कलेक्टिव्स कहते हैं पैरामिलिट्री ग्रुप्स, उनका काफी रोल है रूरल एरिया में, सिटी को छोड़ के रूरल एरिया में। सो इस परिस्थिति में ट्रम्प उनको रेजिम चलाने देंगे, और वो ऑयल उनको लेने देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 3 से 5 साल तक कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है नहीं, और चाइना और रशिया इसमें कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर जिस तरह का उनका बायोडेटा है, उससे लगता है कि वो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट है, और उनका पार्टी पे होल्ड है, और जैसे मैंने कहा कट थ्रोट ऑपरेटर है। तो इस स्थिति में वो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा इफेक्टिव रह सकती है मदुरो से, और ये ट्रम्प ने मदुरो उनके लिए शायद इजी हैंडल करना था, और रोड्रिगस को हैंडल करना शायद उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले से लॉबिस्ट हायर किया, उनकी इनॉग्रेशन में डोनेशन किया है। सो आई थिंक शी विल कंटिन्यू, नोबेल प्राइज विनर मासेदो के लिए बर्मा में जैसे हुआ था जी उस तरह का मुझे लग रहा है कि अंकाई सुई जैसा बिल्कुल फ्यूचर। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा चीन और रूस के इंटरेस्ट की भी बात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेनेजुएला अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगी। क्या वाकई झटका लगा है चीन और रूस को? जिस तरीके से समुद्री कार्रवाई यूएस के सैनिकों ने की, तेल टैंकर्स जो है जब्त किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। तो क्या चीन और रूस दोनों को झटका लगा है? हालांकि दोनों ही देशों ने इसकी निंदा की है। दोनों को झटका लगा है, पर जैसे मैंने कहा कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिस तरह का दिसंबर में डॉक्यूमेंट आया है, तो इतना बड़ा झटका लगने, क्योंकि रशिया का फाइनेंस था, दे यूज्ड टू फाइनेंस द वेनेजुएला। चाइना के रिफाइनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना मेंटेन करता था, और 80% ऑयल खरीदते, पर बहुत ज्यादा नहीं है, 1 मिलियन बैरल पर डे है, तो कोई इतना बड़ा नहीं है। पर बाकी जो कंट्री है, पेरू, बोलीविया, ब्राजील, ये सभी कंट्री में चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा हो गई है। और साथ में यूरोपियन यूनियन ने कल मेरे ख्याल से 4 कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे। तो इसमें यह है कि जो कंट्री है वो चाइना और यूरोपियन यूनियन, सब कंट्री अमेरिका से दूर जा रहे हैं। सो अमेरिका एक सुपर पावर था, यूनिपोलर जो ट्रम्प सोच रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि उनको काफी दिक्कत होगी। और रशिया को झटका लगा है, पर उन्होंने जहाज वापस भेज दिया है वेनेजुएला, तो रशियन सेलर को छोड़ देंगे, और पुतिन के साथ मुझे लगता है ट्रम्प ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कोई पुतिन को बहुत बड़ा धक्का लगे। तो रशिया का है, पर चाइना को लगा है, पर ओवरऑल चाइना को फायदा होगा, क्योंकि उनका ट्रेड 2010 से 140% बढ़ा है, और पेरू में जैसे मैंने कहा पोर्ट बना रहे हैं, और ब्राजील के साथ तो उनका सोयाबीन और बाकी चीजों में बहुत बड़ा डील हुआ है, वहां वो पावर ग्रिड भी बना रहे हैं, अर्जेंटीना का सोयाबीन भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से लगता है लॉन्ग टर्म में चाइना को काफी फायदा होगा, और अमेरिका को, जो एक उनका पूरा लैटिन अमेरिका में इंक्लूडिंग मैक्सिको, अब मैक्सिको के लिए भी ट्रम्प ने कल कह दिया है कि आई सेंड माई लैंड फोर्सेस। कनाडा को भी कह रहा है, कनाडा ने तो अपना आर्मी 4 लाख का आर्मी और बाकी चीजें की यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इस परिस्थिति में अमेरिका की जो एक सुपर पावर, नंबर 1 पावर था, उसमें से धीरे धीरे कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर की तरह पावर ऑन डिक्लाइन है। पहले हम 30 साल कहते थे, अब 10-15 कैसे होगा। और पर्टिकुलरली ब्रिक्स करेंसी की भी बात हो रही है, क्योंकि वेनेजुएला ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता था, ब्राजील अमेरिका को नहीं छेड़ने के लिए उन्होंने नहीं किया था, पर अब मुझे लगता है लैटिन अमेरिका के काफी कंट्री ब्रिक्स में ज्वाइन होंगे, बायलैटरल ट्रेड होगा, और लोग उनकी करेंसी में बायलैटरल ट्रेड होगा जो चाइना कर रहा है। तो इस परिस्थिति में डॉलर जो स्वीप में 60 से 48% पे आया है, डॉलर लास्ट ईयर 10% डिवैल्यू हुआ है। तो इस परिस्थिति में अमेरिका के लिए ओवरऑल इकोनॉमी खराब है। उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इस मंथ दिसंबर में आया है, तो वो 4.6% हो गया, जो बिल बाइडेन के टाइम में 3.4% था।
अक्टूबर और नवंबर का रिवीजन 60,000 जॉब है, और अभी जो डेटा दिया वो भी कम हो सकता है। तो ओवरऑल अमेरिका की इकोनॉमी काफी मुश्किल हालत में है, मुश्किल में है। फार्मर्स का। जी जी। तो ये परिस्थिति में अब ग्रीनलैंड में ट्रम्प क्या करेंगे, ये अब नेक्स्ट देखने की बात है। तो कहीं ये जो डोमेस्टिक कंपल्शंस है डोनाल्ड ट्रंप के आगे, और जिस तरीके से वो अपने अलाइज कंट्रीज़ को धमकाते आ रहे हैं, ऐसे में मिड टर्म पोल्स के पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आशंकाएं गहरा गई हैं कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, ये जो कुछ भी कर सकते हैं और चीन को खुली छूट भी दे रहे हैं, ये इंडिया के कंसर्न्स को कितना जो है बढ़ा रहा है? थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों तक ये जानकारी अहम पहुंचाई जाए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे चर्चा द ट्रुथ लेकर। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस अंक में डॉक्टर केतन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरमर एम्बेसडर, उनसे कि जियो पॉलिटिक्स में आखिर 2026 में किस तरह की बड़ी घटनाएं लोगों को चौंका सकती हैं। केतन सर, समझना चाहूँगी, वेनेजुएला, इसने पूरी दुनिया के लीडर्स को कहीं ना कहीं सख्ते में डाल दिया है, अलर्ट कर दिया है। भारत के लिए कितना अलर्ट होने की ज़रूरत है? ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही पॉलिटिक्स में देखें तो बाइपोलर वर्ल्ड हो वो अलग बात है, पर अब ऐसा है कि ये बाइपोलर नहीं पर मल्टीपोलर है। तो इसमें जर्मन प्रेसिडेंट ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, स्टेइनमेयर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अबाउट प्रिटेंडिंग वर्ल्ड फ्रॉम टर्निंग इनटू डेन ऑफ रॉबर्स। एक बहुत फेमस किताब आई थी, डेन ऑफ थीव्स। इन्होंने यूज किया डेन ऑफ रॉबर्स, जहां अनस्क्रूपुलस जो रीजियन, कंट्री और प्रॉपर्टी लेना चाहता है वो ग्रेट पावर ले सकता है। और ये स्टेटमेंट जो उनका दिसंबर का स्टेटमेंट है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये जर्मन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है, तो काफी सेंसिबल स्टेटमेंट है। हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि रशिया, जियोपॉलिटिक्स में रशिया का इंपॉर्टेंट, अब रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 56% हमारा डिफेंस का है। $1 लाख की जो बात हो रही थी अभी विजिट थे, पर इसमें एक चीज है कि सिंबोलिज्म ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा था, उन्होंने पाकिस्तान को 22,000 करोड़ दिए है जी। तो रशिया पे ओवर रिलायंस रखना, कि जो एक चाइना के साथ बहुत अलाइंड है, उनकी नो लिमिट रिलेशनशिप है, तो वीकर रशिया पे ओवर रिलायंस रखना हमारे लिए रिस्की हो सकता है। ऑल्टरनेटिव हमारा ये था लास्ट 20 साल फॉरेन पॉलिसी में कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे थे, डिफेंस में भी हो रहे थे। अब ये है कि अमेरिकन वेरिएबल टोटली अनसर्टन है। ट्रम्प क्या करेंगे, मैं जैसे कहा कि डजंट थिंक अबाउट पास्ट, ही डजंट केयर फॉर फ्यूचर। तो इसमें दो कॉन्टेस्टिंग आउटकम आ सकते हैं। एक तो वेस्टर्न इकोसिस्टम के साथ हमें इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आगे जाके, क्योंकि जो चाइना रिस्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लिए भी चाइना रिस्क रहेगा, क्योंकि अब नाटो आर्टिकल 5 उसकी वैल्यू कोई ज्यादा रहने वाली नहीं है। ठीक है, ग्रीनलैंड में कभी प्रॉब्लम हुआ, या यूक्रेन में सोल्जर भेजने की बात कर रहे हैं कि 6 लाख सोल्जर है, तो इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कल कहा कि वी विल टेक नेसेसरी एक्शन इफ एनी यूरोपियन कंट्री एंड यूक्रेन, जो पेरिस में हुई जेलेंस्की की जी। तो हमारे लिए तो दो चीजें, एक तो सेल्फ रिलायंस एंड ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अमेरिका का, जैसे मैंने कहा, रशिया का कहा, चाइना पे तो हम रिलेशन अच्छे रख सकते हैं, पर उस पर रिलायंस रखना कोई हमारे लिए एडवाइजेबल है, वाइज डिसीजन नहीं होगा जी। तो यूरोप विल बी वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट, एंड ये जो ट्रांजिशन है वो विदाउट इल्यूशन हमारे लिए होना चाहिए। यूरोप की जो रिफ्ट है अमेरिका और चाइना के साथ बड़ा ओपनिंग करेगी, क्योंकि अब यूरोप के लिए भी एक इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी डिफेंस में भी जो है उसमें इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक हमारे लिए नई रियलिटी है, और इसमें हमें रीअसेसमेंट करके ओल्ड एजम्पशन छोड़ के ये फॉरेन पॉलिसी में बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा, या उसमें जैसे भी अगले 1 या 2 साल में, क्योंकि
ट्रम्प का नवंबर के बाद लेम डक प्रेसिडेंट होते जाएंगे। तो ये जो 10 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूरोपियन यूनियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि रशिया के लिए भी चाइना रिस्क है, क्योंकि चाइना जितना पावरफुल होता जाएगा, तो साइबेरिया में उन्होंने मैप चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए हैं। तो इस परिस्थिति में जापान, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ये सभी की कंट्री के लिए रिस्क चाइना है। अमेरिका अभी आज के दिन में है, तो कोई ट्रस्टवर्दी रहा नहीं है। तो इस परिस्थिति में इंडिया का रोल जो होगा इन कंट्रियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी एक बैलेंस, पुराना जो एजम्पशन छोड़ के एक नई फॉरेन पॉलिसी में यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, डिफेंस में भी ज्यादा रिलाय, और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। जैसे जी, अभी हाल ही में जयशंकर लग्जमबर्ग में भी थे, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर एक चीज मैं कह सकता हूँ कि यूक्रेन जैसा कंट्री 3 साल में इतना दिखा सकता है कि खाली ड्रोन की वजह से उन्होंने रशिया को 3 साल रोक रखा है, और अगली साल भी रशिया कुछ कर सके ऐसा लग नहीं रहा है। तो हमें भी सेल्फ, हमारे पास तो पूरा बेस है, वी हैव आवर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पब्लिक सेक्टर, डीआरडीओ, इसरो, साइंटिस्ट। तो आत्मनिर्भरता की और जितनी हो सके इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। और वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स, तो उसमें से अब बाहर निकलना चाहिए। तो ये एक हमारे लिए आई ओपनिंग है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सेल्फ रिलायंस इसमें तो शायद वक्त लगेगा। अभी तेजस का जो दुबई एयर शो में जिस तरीके से क्रैश हुआ, उसकी ही सच्चाई जो है नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत का इंडिजीनियस जो है इंडिपेंडेंट बनने का सपना है, उस पर जो स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस बीच में जर्मनी के चांसलर पहली दफ़े जनवरी में आ रहे हैं इंडिया, फ्रेडरिक मार्श, उनके साथ यानी कि जर्मनी और इंडिया के बीच जो है डिफेंस डील, और यहाँ तक कि ये दावा किया जा रहा है कि अब तक की भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, जिसमें 8.8 जो है अरब डॉलर का ये सौदा कहा जा रहा है कि हो सकता है। पनडुब्बी सबमरीन जो है निर्माण होगा, भारत के भीतर ही होगा, और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। इसी तरीके से ईरान के साथ जो है एयर डिफेंस को लेकर कोऑपरेशन भारत बढ़ा रहा है इजराइल के साथ। तो इन सब जो है भारत की तैयारियों को, या फिर ये जो समझौते अगर हो सकेंगे, हम जनवरी में देखेंगे अगले कुछ हफ्तों के दौरान, तो कैसे आप देख रहे हैं? क्या भारत समझ पा रहा है जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से करवट बदल रहा है? ये है कि 3 कंट्री है, ब्रिटेन, जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी का डिफेंस बहुत ही अच्छा है। मेन बैटल टैंक जर्मनी ने बनाया हुआ, हमारा जो अर्जुन का इंजन था वो MBT फ्रेडरिक्सहैफन ने लिया था। इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी HDW सबमरीन है और बाकी जो चीजें हैं, तो जर्मनी बहुत एडवांस है, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। 30% DOT का क्लॉज डिफेंस का हर एक डील में होता है, अर्जुन में नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो हमारी फैक्ट्रीज है, जब अवाड़ी है जैसे है, और HAL है, दे कैन मैन्युफैक्चर। उन्होंने T90 तक बनाया, उन्होंने सब टैंक बनाए हैं, उन्होंने जगुआर बनाया है, सुखोई बनाए हैं, मिराज बनाए हैं। तो ये जब डील हो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और इंडिया में उसका आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इसके लिए मैं, जैसे मैंने कहा, ओपनिंग है। यूरोपियन यूनियन विल बी लिबरल, तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और साथ में आपने जो कहा तेजस का इंजन हम नहीं बनाते हैं। हमने 2 चीजें बनाई थी, हमारे एक भारत रत्न ने, एक अर्जुन टैंक और दूसरा तेजस, दोनों के इंजन नहीं बनाए थे। तो ये सब चीजें, तुर्की 27 में अपना मैक 5 प्लेन बना रहा है, ब्राजील का एम्ब्रायर 1990 में बनाता है, स्वीडन बहुत अच्छा है। सो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इंजन, टैंक है, प्लेन है। आपके लिए टाइम लगेगा, पर 3 या 4 साल में ये कर सकते हैं। ये करना चाहिए। सबमरीन के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आत्मनिर्भर होने के लिए, पर नहीं हो सकते ऐसा नहीं है। ये सब कंट्री, तुर्की है, ब्राजील कर सकता है, यूक्रेन कर सकता है, भारत क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ये इसी कामना के साथ इस बातचीत को यहीं पर रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई है। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम पहुँचाने में सफल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर केतन शुक्ला, एक बार फिर से। और आप दर्शकों से जी
दर्शकों से अनुरोध कि आपको इस अंक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो बेझिझक हमें फीडबैक ईमेल के रूप में पहुंचाना ना भूलें। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल ज़रूर पहुंचाएं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।